हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक के साथ वो भी सिंपल लैंग्वेज में देखने वाले हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बेसिक के बारे में पूरे डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस टॉपिक की एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। हर एक पॉइंट को हम बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट है और कहीं जाकर इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है जो कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को लेकर गठित है। कई स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो वो विधानसभा और राज्यपाल से लेकर गठित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि विधानमंडल जो है विधानसभा और राज्यपाल को लेकर गठित है, और कई स्टेट में विधान परिषद है तो उन स्टेट में ये तीनों को लेकर विधानमंडल गठित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल के बिना सहमति से कोई भी विधेयक उसे कानून में नहीं बदला जा सकता। तो इसीलिए विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है राज्यपाल को। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य का प्रमुख, यानी कि जो भी स्टेट लेवल पे होते हैं उनका प्रमुख क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि औपचारिक प्रमुख या संविधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वो ऑफिशियली ही मुख्य होते हैं, वो संविधानिक मुख्य होते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राज्य का। लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के पास जो राज्य का जो एक्चुअल पावर है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो राज्यपाल के पास पावर है, और वास्तविक यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री के पास वो पावर होता है। ठीक है, रियली में वो पावर मुख्यमंत्री के पास है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राज्यपाल क्या है, उनका काम क्या होता है, जो कि आपको राज्यपाल को समझने में आसानी होगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार संघ में यानी कि सेंट्रल में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में जो राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के रूप में राज्य सरकार का प्रमुख होता है। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति से नियुक्त किए गए एक प्रतिनिधि होता है, जो कि राष्ट्रपति का ही एक भेजा गया सदस्य है, और राज्य और संघ के भीतर एक संपर्क बनाए रखते हैं। तो राज्य और संघ को जोड़ने का काम कौन करता है, वो करते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो होता है और संघ और राज्य यानी कि स्टेट और सेंट्रल, ये दोनों में संपर्क बनाए रखने, इन दोनों को जोड़ने के काम कौन करता है, वो करते हैं राज्यपाल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो भारतीय संविधान का भाग 6 में और भाग 6 के अंदर जो आता है अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी कि प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, ये कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको देख लेते हैं, जो कि इस पॉइंट का रिलेटेड करता है ये पॉइंट। ठीक है, तो उसमें कहा गया है, परंतु बाद में 1956 के 7वें संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। यानी कि 1956 के जो 7वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक यानी कि 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, और राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं। तो
तो ये कहा गया है 1956 में 7वें संविधान संशोधन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है राज्यपाल से रिलेटेड उसको हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। यानी कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, वो बनी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। ठीक है, वो बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने राधाकृष्ण माथुर। तो ये चीज़ तो आपको याद है कि 2019 में जो जम्मू और कश्मीर था उसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसमें लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की जगह क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उन उपराज्यपाल कौन बने पहले लद्दाख में, वो बने थे राधाकृष्ण माथुर। ठीक है, राधाकृष्ण माथुर। और जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने, वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों ही पूछा गया है एग्जाम में। तो ये तीनों को आप याद रखिए। तो ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल से रिलेटेड प्रमुख अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद को हम देख लेते हैं। तो पहला अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल। यानी कि ये अनुच्छेद हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 154, यानी कि अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, राज्य की राज्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यानी कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, एजुकेटिव पावर है, वो शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकाल। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, ये कहा गया है अनुच्छेद 156 में, जो कि साधारणतः 5 वर्ष के लिए होता है। तो 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को उनके पद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 156 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 161 में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो 161 में कहा गया है कि कोई मुजरिम की दंड को वो माफ़ कर सकते हैं, उनको दंड का कम ही कर सकते हैं या फिर उनको रिहा कर सकते हैं। ये सब कुछ दिया गया है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में। लेकिन वो मृत्यु दंड को वो माफ़ नहीं कर सकते, ये सब कुछ कहा गया है अनुच्छेद 161 में। वो मृत्यु दंड को माफ़ यानी कि क्षमा नहीं कर सकते, ये कहा गया है अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 200। तो 200 में क्या आता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पर राज्यपाल के पास एक अलग विकल्प होता है कि कोई भी विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 213। तो अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये अध्यादेश क्या होता है, तो ये अध्यादेश आप इस तरीके से समझिए कि जब राज्यपाल को लगता है कि तुरंत कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है, यानी कि कोई भी कानून बनाने की राज्य में ज़रूरी है, तो उस समय सत्र नहीं चल रहा होता है विधानमंडल में, तो उस समय राज्यपाल को लगे कि राज्य में कोई ऐसे ज़रूरी कानून तुरंत ही चाहिए, यानी कि इमरजेंसी के केस में ऐसा कानून होना ज़रूरी होता है, तो उस समय तुरंत वो एक्शन ले सकते हैं और उसको कानून बना सकते हैं। तो ये कहा जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। और ये जो अध्यादेश जारी करते हैं उसका जो डेडलाइन होता है वो 6 सप्ताह के भीतर होता है, और उस 6 सप्ताह के अंदर अगर उस विधेयक को वो अगर विधानमंडल से पारित नहीं करते हैं
तो वो कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल बनने की योग्यता, यानी कि राज्यपाल बनने की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि उनकी जो उम्र है 35 वर्ष हो। तो उनका जो उम्र होता है 35 वर्ष हो, और भी उनका जो योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, वो कोई लाभ के पद पर ना हो, ये सब कुछ होता है। लेकिन ये सबको पता है, इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि उनका जो उम्र है 35 वर्ष होना चाहिए, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट आता है पद की शर्त, यानी कि राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्त है। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये होता है पद की शर्त। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल को जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में आता है, ठीक है। तो उसमें कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप राज्यपाल की नियुक्ति करें। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्त करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा सरकार के मॉडल पर आधारित है, यानी कि भारत में जो भी कंसेप्ट ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में वो कंसेप्ट कनाडा से ली गई है, यानी कि कनाडा के संविधान से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्त करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, राज्यपाल के केस में उनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति चाहें तो उनको निकाल भी सकते हैं और नियुक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साधारणतः राज्यपाल का जो समय सीमा होता है कार्यकाल वो होता है 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो 5 वर्ष पहले से ही उनको निलंबित कर सकते हैं, यानी कि उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने समय तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल का कार्यकाल, ये अनुच्छेद 156 में दी गई है, ठीक है। तो उसके अंदर आता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो साधारणतः 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति चाहें तो 5 वर्ष पहले से ही उनको अपने पद से निकाल सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये कहा गया है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट आता है किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया संसद में नहीं लाया जा सकता। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन्हें कब हटाएं और कब नियुक्त करें। तो ये चीज़ कहा गया है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद द्वारा डिसाइड होता है कि जो राज्यपाल है उनका वेतन कितना होगा और भत्ते कितना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे दोनों राज्य समान अनुपात में भी दे सकते हैं, और कोई ज़्यादा कोई कम भी दे सकता है। तो ये डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति कि कोई राज्य कितना वेतन देगा। ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि कौन सा राज्य कितना पैसा देगा राज्यपाल को, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है, उनका जो सैलरी होता है वो फिक्स रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है शपथ यानी कि ओथ, जो कि अनुच्छेद 159 में है। तो उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यानी कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 159 में। नेक्स्ट आता है त्यागपत्र। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कभी भी पदमुक्त हो सकते हैं। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर वो अपना पद से हट सकते हैं, यानी कि अपना पद त्याग सकते हैं, ये कहा गया है इस पॉइंट में। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है राज्यपाल की व्यवस्थापिका शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या आता है देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य के व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है तथा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। तो उसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं वो राज्य के व्यवस्थापिका का प्रमुख होते हैं और जो विधानमंडल है उनका अभिन्न अंग माना गया है राज्यपाल को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने की अधिकार प्राप्त है। तो राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का जो अधिवेशन बुला सकते हैं और अधिवेशन का समाप्त यानी कि सत्रावसान कर सकते हैं और किसी भी समय विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो कि राज्यपाल में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है। यानी कि राज्यपाल के बिना अनुमति से कोई भी विधेयक कानून में नहीं बदला जा सकता। जब विधानमंडल में विधानसभा द्वारा, उसके बाद अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद से कोई विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल उस विधेयक में अपना सहमति देते हैं, तब जाकर उस विधेयक कानून में परिणत होता है। तो ये कहा गया है। तो राज्यपाल के बिना अनुमति में राज्य में कोई भी विधेयक कानून में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 213A के तहत जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इस पॉइंट को मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब विधानमंडल में कोई सत्र नहीं चल रहा है और उस समय राज्यपाल को ऐसा लगे कि कोई कानून की राज्य में ज़रूरत है तो उस कानून को पास करने के लिए जो भी वो कदम उठाते हैं उसे अध्यादेश जारी करना कहते हैं। उसके बाद अगर वो अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल से पास करते हैं तो वो आगे चलता रहेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर उस विधेयक को विधानमंडल में पारित नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 213 के ए में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है अध्यादेश जारी करना। जब भी राज्य में अचानक कोई कानून की ज़रूरत हो और राज्यपाल अपनी तरीके से उस कानून का निर्माण कर लेते हैं तो वो कहलाता है अध्यादेश जारी करना। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निम्नलिखित निर्णय ले सकते हैं। यानी कि विधानमंडल से पारित होने के बाद जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति के केस में देखें तो उनके पास 3 विकल्प होता है, जो कि उस विधेयक को वो स्वीकृत कर सकते हैं और दूसरा होता है अस्वीकृत कर सकते हैं उस विधेयक को और तीसरा होता है पुनर्विचार के लिए वो संसद को भेज सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो राज्यपाल की केस में होता है वो 4 होता है, उनके पास 4 विकल्प होता है कि वो विधेयक को क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो वो उस विधेयक को स्थगित कर सकते हैं जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में कॉमन है। दूसरा है उस विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, ये भी कॉमन है राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में। और जो तीसरा है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकते हैं। तो ये विधानमंडल के जगह राष्ट्रपति के केस में क्या होगा, सांसद होगा, संसद में भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल में कॉमन है।
लेकिन ये जो चौथा है ऑप्शन डी है ये कॉमन नहीं है। एक ज़्यादा विकल्प देखने के लिए मिलता है राज्यपाल के केस में, जो कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जब भी राज्यपाल को ऐसा एहसास हो कि उस विधेयक को अपनी तरफ से स्वीकृति देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाना अच्छा रहेगा, तो उस केस में क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को उस विधेयक को भेजते हैं। नेक्स्ट आता है वित्त विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, यानी कि जो भी राज्य का वित्त यानी कि धन विधेयक होता है, बजट होता है, उसको राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को नहीं भेजते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि एजुकेटिव पावर। तो उसमें क्या आता है देख लेते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि जितने भी कार्यपालिका कार्य होते हैं जो कि ऑफिशियली उनके द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। यानी कि जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा के जो बहुमत दल के जो लीडर होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, और राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनका नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर, ठीक है, किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर उनका नियुक्ति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वो मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि जो भी राज्यपाल कोई भी कदम उठाने से पहले वो मुख्यमंत्री की सलाह जरूर ले लेते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य को करते हैं। ये चीज़ कहा गया है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉइंट इसको सचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा क्षेत्र से नियुक्त करता है। यानी कि विधान परिषद के कुल सदस्य में से 1/6 सदस्य को उस राज्य के जो भी व्यक्ति कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में अपना योगदान देता है, उसी क्षेत्र के 1/6 व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ये चीज़ कहा गया है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करने की जो पावर है वो राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, जो कि अनुच्छेद 165 में उनका वर्णन देखने के लिए मिलता है, और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की नियुक्त करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। लेकिन राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तो वो नियुक्त करते हैं, लेकिन उनको हटाने का पावर उनमें नहीं होता है। तो उनको हटा सकते हैं, कौन हटा सकता है उनको देश के राष्ट्रपति ही उनको हटा सकते हैं, चाहे राज्य हो या संघ हो। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास होता है, और राज्य के जो लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल, और अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं राज्यपाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय का पदेन्य कुलपति यानी कि चांसलर होता है, तथा विश्वविद्यालय के उप कुलपति वाइस चांसलर को भी नियुक्त करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर होते हैं, ठीक है, और जो कि वाइस चांसलर हैं उनका भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसी स्थिति में राज्यपाल संघ सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो जब भी राज्य में राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है,
और उस केस में राज्य का समस्त शक्ति राज्यपाल के पास चला आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो राज्यपाल जो हैं वो वित्त मंत्री को कहते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत करवाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है वित्तीय विधेयक यानी कि धन विधेयक, जो कि होता है बजट भी उसको कहा जाता है। तो बजट का कई सारे नाम होता है, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सब कुछ बजट होता है, ठीक है। तो ये जो धन विधेयक है उसको राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि राज्यपाल के बिना अनुमति से राज्य का जो बजट है वो विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वो प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। यानी कि पंचायत और जो नगर पालिका हैं उनका जो वित्तीय समीक्षा यानी कि ऑडिट करने के लिए 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर उसमें क्या आता है, राज्यपाल के पास सजा के खिलाफ क्षमा, दंड विराम, मोहलत छोड़ना शक्तियाँ हैं। यानी कि किसी भी मुजरिम का जुर्म को वो क्षमा कर सकते हैं, उनका दंड को कम कर सकते हैं और उनको मोहलत दिला सकते हैं, उनको छुड़ा सकते हैं। ये सब कुछ दिया गया है राज्यपाल के जो शक्तियाँ होते हैं, न्यायिक पावर होता है उसमें। लेकिन वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है कि वो मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकते। और जो होता है सेना न्यायालय यानी कि आर्मी कोर्ट, जिसमें कोर्ट मार्शल चलाया जाता है, उस क्षेत्र में राज्यपाल का कोई भी शक्ति नहीं होता है। तो ये दोनों जो शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। तो उच्च न्यायालय की जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति जो है कि उस राज्य के राज्यपाल से वो परामर्श कर लेते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, तो नियुक्त करने से पहले राज्यपाल से वो परामर्श लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है आपात शक्तियाँ। तो आपात शक्तियाँ में क्या आता है, राज्यपाल को जब लगे कि ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वो राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसे स्थिति में राज्यपाल ऐसे सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्यपाल सलाह देते हैं। और जब भी कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के समस्त शक्तियाँ राज्यपाल के पास आ जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अदर इम्पोर्टेंट नोट। तो राज्यपाल से रिलेटेड जो भी अदर इम्पोर्टेंट नोट है उन नोट को हम देख लेते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो देश में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उनके लिए राष्ट्रपति के समक्ष राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वो निवासी हैं। तो वो जिस राज्य से रिलेटेड हैं उस व्यक्ति, उनको उस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जबकि अलग राज्य में उनका नियुक्ति होगा। तो ये चीज़ कहा गया है इस पॉइंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये चीज़ कहा गया है इस पॉइंट में, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राज्य का जो भी सिविल सर्विस के जो भी अध्यक्ष हैं और अन्य जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त तो कौन करता है, उनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है हटाने का। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो संघ और राज्य के जो भी अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं उनको हटाने का जो कि अधिकार किसको पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन संघ के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करते हैं, परंतु जो राज्य के लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, उनका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और हटाते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा राज्यपाल का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल बेसिक के साथ सिंपल लैंग्वेज में हमने देखा। आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को आप अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया है तो आपके लिए ये टॉपिक कंप्लीट है और कहीं दूसरे जगह जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आप कुछ नया सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।